लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देखा था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने ये बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो मूविंग चार्ज अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट होंगे, जिसकी वजह से फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे और वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगा। और उस फोर्स को हम लोगों ने Q इंटू वी क्रॉस बी से डिनोट किया था। बोलिए, इतनी बात क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फोर्स निकालेंगे बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब देखो, अगर कोई कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है और उस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो क्या ये बिल्कुल मूविंग चार्ज की तरह नहीं है? मतलब जैसा फोर्स मूविंग चार्ज के ऊपर लग रहा है वैसे ही फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी लगना चाहिए, क्योंकि मूविंग चार्ज इज सेम एज करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग एलिमेंट। बोलो। और हम लोग एक सिंपल से रिप्लेसमेंट से वो फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई नया लॉ नहीं है, वही पुराना जो Q इंटू वी क्रॉस बी वाला फॉर्मूला है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। इसमें लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या ये करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसको हम लोग डीएल एलिमेंट कहते हैं, दिस एलिमेंट इज सेम एज, अगर कोई डी क्यू का जो चार्ज है वो वेव वेलोसिटी से चल रहा हो, तो इसमें हम लोग रिप्लेसमेंट क्या लगा सकते हैं? और वही रिप्लेसमेंट अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमारा डी एफ का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, बताओ। भाई डी एफ का फॉर्मूला चार्ज के ऊपर अगर लिखें तो चार्ज के ऊपर बनेगा डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। बोलिए, तो इसको आई इंटू डी एल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ, पहले भी किया है। हम्म हम यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं कि वी कैन रिप्लेस डी क्यू इंटू वी वैक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? आई इंटू डी एल वैक्टर से। बोलिए, तो इससे हमको मिलेगा डी एफ इज इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी। देखो, लेकिन ध्यान रखना, ये जो फोर्स मैंने लिखा है ये डी एफ है। डी एफ मतलब ये सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स है, वो जो एलिमेंट मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है। अगर हमें पूरे वायर के ऊपर फोर्स चाहिए होगा तो हमें ये सारे डीएफ इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। अब इंटीग्रेट करने में ध्यान रखना होगा कि अगर सारे डीएफ सेम डायरेक्शन में होंगे तो ही वो इंटीग्रेट होंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है तो फिर उनका कंपोनेंट इंटीग्रेट होगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, उनको इंटीग्रेट करेंगे। बट लिखेंगे वैसे ही थियोरेटिकली कि जो नेट फोर्स होगा वायर के ऊपर, इट इज इंटीग्रल डीएफ एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डीएल क्रॉस बी। बोलो, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? क्यों भाई, डायरेक्शन डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, बताएगा कोई? हम्म राइट हैंड पाम रूल से आ जाएगा सर। डायरेक्शन इसका भी हम लोग राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं ना, बताओ। बस इसमें ये है कि पहले हम लोगों ने थंब क्या बोला था? हम्म थंब का केवल चेंज हो जाएगा, क्यों भाई? हम लोगों ने पहले वेलोसिटी से डिनोट किया था, अब हमको थंब जो है वो डीएल वेक्टर से डिनोट करना है। बाकी सब वही है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी एग्जैक्टली वही है। बोलिए, यस सर। ठीक है।
इंटीग्रेट करने में बस हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इंटीग्रेट हम तभी कर पाएंगे जब सारे डीएफ सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है, अलग से लिखते हैं नोट करके, और वो ये कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है, वैसे तो ये इंटीग्रेशन पूरे पे लगा हुआ है, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना इंटीग्रेशन में कि कांस्टेंट टर्म्स जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, तो ठीक वैसा ही प्रॉपर्टी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर इंटीग्रेशन में लगाते हैं कि अगर वो बी वेक्टर कांस्टेंट है, सभी जगह बी वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, करंट कांस्टेंट है, तो ये जो इंटीग्रेशन पूरे फंक्शन पे लगा हुआ है वो सीधे सीधे डायरेक्ट किसके ऊपर लग जाएगा, डीएल वेक्टर के ऊपर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आई इंटू ब्रैकेट, और अब ये बन जाएगा इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी। अब ऐसे मान के चलो कि ये बी जो है, मतलब ये जो क्रॉस बी लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशन के बाहर है, और ये पूरा का पूरा एक वन सिंगल फंक्शन बन गया, और इस सिंगल फंक्शन को क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों भाई, इंटीग्रल डीएल और इंटीग्रल डीएल वेक्टर में क्या फर्क है, ये थोड़ा बात समझनी है यहाँ पे। जैसे मान लो तुम्हें कहा जाए कि ये एक वायर है, वायर ए बी, और इस वायर ए बी में करंट फ्लो कर रहा है इस एरो के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इंटीग्रल डीएल का मतलब ये होगा, इंटीग्रल डीएल वेक्टर का मतलब ये होगा कि इसके ऊपर हम कई सारे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट लेते हैं। ध्यान से समझना कि ये सारे डीएल एलिमेंट्स जो हैं ये वेक्टर हैं, और तुमसे ये कहा जाए कि अगर हम इन सारे वेक्टर्स का एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बताओ भाई। इन सारे वेक्टर्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा, एक है स्केलर एडिशन और एक है वेक्टर एडिशन। तो अगर हम इन सारे वेक्टर्स का एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि हमको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। क्यों, तो ये जो वेक्टर होगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक तरह से, एल ई बी। तो यहाँ पे एक खास बात ये निकल के आई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वायर के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है वायर के दोनों एंड्स ज्वाइन करने से जो वेक्टर लेंथ बन रही है, मतलब लेंथ को भी क्या किया है, वेक्टर कर दिया है। और एल ए बी में ए कहाँ है, बी कहाँ है, तो वो करंट की डायरेक्शन से लिया गया, ध्यान रखना। मतलब करंट का जो डायरेक्शन है, जहाँ से करंट स्टार्ट हो रही है वो ए है और जहाँ एंड हो रही है वो बी है। और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर। तो ये बात समझ में भी आई कैसे आया ये, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर, बोलिए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर, ठीक है, बताओ। मतलब जरा बताना मुझे कि जैसे कोई भी ये एक वायर है, वायर ए बी, करंट इसमें ए से बी तक फ्लो कर रही है, और इस वायर के ए और बी के बीच में डिस्टेंस एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सटर्नल इनसाइड है, तो इस वायर के ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा, बताओगे। इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और वो फोर्स किधर लग रहा है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अपवर्ड्स लग रहा है ILB। हम्म, क्या ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और इस फोर्स का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई एल बी। ये कैसे आया निकल के, क्योंकि हम इस वायर को रिप्लेस कर सकते हैं इस वायर से, तो ये जो वायर बन गया एल ए बी, ये एक वेक्टर हो गया जिसका लेंथ ए एल है। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एल इधर है, तो एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हुआ भाई, एल क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, एल क्रॉस बी, उसके लिए एल और बी के बीच में एंगल चाहिए,
तो यहाँ पे एल और बी के बीच में कितना एंगल है, यहाँ पे एंगल देखोगे तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का अगर एंगल है तो तुम राइट हैंड पाम रूल लगाओ, क्या कहोगे, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। तो ये पाम किधर डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर की तरफ बता रहा है। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है सभी को कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऊपर कैसे आया, विच इज ILB। तो भाई क्लियर है। देखो नोट करो, कुछ डाउट है पूछो, वेट करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखना इसमें, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पैरेलल current carrying wires। Force of interaction between two parallel current carrying wires। ठीक है, जैसे मान लो एक वायर ये है और इसमें आई करंट है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर वाली कैटेगरी है, ठीक है। और एक और वायर है और इसमें भी हम सपोज आई करंट ले लेते हैं, और दोनों वायर्स के बीच में सेपरेशन, दोनों वायर्स के बीच में सेपरेशन सपोज D है। अब देखो दोनों वायर्स के बीच में फोर्स क्यों लगेगा, करंट सपोज अलग अलग कर देते हैं, इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है। देखो दोनों वायर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, और जब दो अलग अलग सिस्टम के मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो दोनों सिस्टम्स के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो फिलहाल हमें इस केस में अगर फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि वायर 2 के विसिनिटी में एक पॉइंट लेते हैं। ध्यान से समझना, विसिनिटी का मतलब ये हुआ कि वायर 2 के एकदम नजदीक, जैसे पॉइंट P तुमको जो दिख रहा है, पॉइंट P पे वायर 1 की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट इन वायर 1। बताइए, तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर 1 के करंट की वजह से, तो वो बनेगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2πD। और ध्यान से देखो तो उसका डायरेक्शन होगा इनवर्ड, यानी P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। अब वायर 2 में जो करंट एलिमेंट है, ध्यान से देखो DL एलिमेंट, वो DL एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है, तो वो DL एलिमेंट का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इस DL एलिमेंट के ऊपर जो DF का फोर्स लगेगा वो तुम ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में लगेगा, और इस DF की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, DF इज इक्वल टू I2 इंटू DL क्रॉस B एट P ड्यू टू वन वायर। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आप निकालोगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो ये हो जाएगा I2 इंटू DL और इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πD। तो यहाँ से जो हमको फॉर्मूला याद रखना है वो है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का, विच इज DF अपॉन DL। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πD। ठीक है ना, ठीक है, दिस इज फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फिलहाल तुम देख लो ध्यान से, दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव व्हेन I1 I2 आर इन सेम डायरेक्शन।
ठीक है ना, एंड रिपल्सिव व्हेन दे आर अपोजिट। एंड रिपल्सिव व्हेन दे आर ऑपोजिट। ठीक है, अगर हमें एल लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना है तो हमें इसी फोर्स पर यूनिट लेंथ में लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इनफाइनाइट वायर है तो पूरे वायर के ऊपर फोर्स लेंगे तो इनफाइनाइट फोर्स होगा। तो क्वेश्चन में ये जरूर पता कर दिया होगा कि हमें कितने लेंथ पे हमको काम करना है, कितने लेंथ पे हमको फोर्स निकालना है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखें फॉर्मूला। और इसी से हम लोग उसका भी डेफिनेशन निकालते हैं, करंट का डेफिनेशन। इसमें हम लोग ये बोलते हैं व्हेन df अपॉन dl when df upon dl is equal to 2 into 10 power minus 7 Newton per meter, comma d equal to 1 meter, then currents in both wire is equal to 1 ampere। ये डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर भी है, तो शॉर्ट में बस ध्यान रखो, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, देखिए कोई डाउट है इसमें तो। ठीक है, एक तरह क्वेश्चन बताना है इसमें। सपोज एक इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है जिसमें I1 करंट है सपोज, और इस वायर के पास में एक स्क्वायर लूप है जिसका लेंथ L है, और इस स्क्वायर लूप में करंट है I2। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस A के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें देखो, लिखो क्या है। क्वेश्चन है फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर लूप, मतलब लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना है, और हमें बताना है लूप के ऊपर, लूप का सेगमेंट ले लेते हैं। तो सपोज BC सेगमेंट ये वाला है, ABCD ये लूप है, तो BC सेगमेंट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। दो क्वेश्चन है ये एक्चुअली, देखो करो ट्राई, बताओ। देखो इस केस में अगर आप अलग अलग सेगमेंट लोगे, देखो ध्यान से, AB वायर और जो गिवन वायर है, मतलब I1 I2 का डायरेक्शन सेम है, तो AB के ऊपर जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग अगर बोल दें लेट से F1, तो F1 इधर लगेगा। BC के ऊपर अगर फोर्स निकालोगे, क्योंकि I2 इधर है तो BC के ऊपर F2 इधर लगेगा, CD के ऊपर F3 इधर लगेगा, और DA के ऊपर F4 इधर लगेगा। ठीक है, लेकिन खास बात इसमें ये होगा कि F2 और F4 बराबर आएंगे। तो अगर F2 F4 बराबर आएंगे तो A पार्ट करने के लिए हमको F2 और F4 निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ F1 F3 निकालना है। अब F1 बड़ा होगा, F3 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि F1 वाला जो वायर है वो नज़दीक है, F3 वाला वायर जो है वो दूर है। तो F1 कितना होगा, तो अगर हम केवल F1 निकालें तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A, और हमें कितनी लेंथ पे देखना है, L लेंथ पे देखना है, तो इंटू L कर देंगे। इसी तरह से F2 निकालें अगर, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, F2 नहीं F3 की वैल्यू 2 पाई A प्लस L, और लेंथ की जगह L हो जाएगा। तो F नेट की वैल्यू क्या बन जाएगी, नेट फोर्स का मतलब हो जाएगा F1 माइनस F3। बताइए पहले ये पार्ट क्लियर है नहीं? F1 F2 और F4 इक्वल होंगे, ये तो क्लियर है, क्योंकि जैसा वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से यहाँ होगा वैसा ही वेरिएशन यहाँ से यहाँ होगा। दोनों वायर्स एक तरह से बड़े वाले वायर की वजह से सिमेट्रिक हैं, तो F2 और F4 डेफिनेटली सेम आएंगे।
ठीक है, बताइए ए पार्ट। लेकिन बी पार्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, क्यों? बी पार्ट के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यों भाई? यस सर। बी पार्ट के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो ये रहा वो वायर BC, ध्यान से देखना, ठीक है। वायर BC में करंट B to C जा रही है, तो हम यहाँ से इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से इस वायर से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेंगे, एक dx विड्थ का एलिमेंट लेंगे, और इस dx विड्थ के एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग df नाम देते हैं, तो वो df हम लोग निकालेंगे कितना होगा, और फिर इस df को B से लेके C तक इंटीग्रेट करेंगे। तो df की वैल्यू क्या होगी? df हो जाएगा I इंटू बी इंटू एल। IBL लगाया है क्योंकि B का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 अंदर की तरफ है, ठीक है। तो भाई रखो वैल्यू, तो ये हो जाएगा I2, B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x और इंटू dx, बोलो। और इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिए, x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ रखेंगे, a से लेके a प्लस एल तक, देखो। तो ये आपका फोर्स आ जाएगा F2 की वैल्यू, F2 भी यही होगा और F4 भी यही होगा, बोलिए। क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब करंट कैरिंग लूप kept in external magnetic field। अब करंट कैरिंग लूप kept in external magnetic field, मतलब अब की बार हम लोग वायर, ओपन वायर नहीं ले रहे हैं, एक करंट कैरिंग लूप ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये लूप है और इसमें ये आई करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, टोटल मैग्नेटिक फोर्स? तो देखो टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए पहले हम एलिमेंट के ऊपर निकालते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, तो देखो इसका जो एलिमेंट है वो इधर की तरफ होगा, तो हर एक एलिमेंट पे जो डीएफ फोर्स लगेगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसके डीएल के परपेंडिकुलर आएगा। मतलब जो भी फोर्स होगा इस पूरे के पूरे लूप के हर पॉइंट पे उस लूप के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब जो भी एलिमेंट आएगा उसके परपेंडिकुलर। देखो, तो सबसे पहले तो ये डायरेक्शन क्लियर है, ये सारे डायरेक्शन मैंने बनाए हैं डीएफ के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट पे जो डीएफ लग रहा है उसका डायरेक्शन बना हुआ है। बताओ, इस डीएफ के डायरेक्शन में कोई डाउट है? पहले तो जैसे कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने इसके लिए ले लो डीएल के लिए, तो ये डीएल किधर की तरफ है? डीएल ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो तुम डीएफ का डायरेक्शन निकालोगे तो बाहर की तरफ आएगा। बोलिए। अब ऐसे सोचो कि अगर ये जो लूप है, अगर ये रिजिड लूप हुआ, तो रिजिड लूप के केस में क्या होगा कि लूप की जो रिजिडिटी है, उसके जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इन सारे डीएफ को बैलेंस कर लेंगे, तो लूप का शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन सपोज करो कि अगर ये लूप जो है वो फ्लेक्सिबल हुआ तो क्या होगा? तो अगर ये फ्लेक्सिबल हुआ तो ये तुरंत जो है सर्कुलर लूप ले लेगा। बताओ, यस सर। ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप ले लेगा। इफ लूप इज फ्लेक्सिबल, तो फाइनली हमको क्या नजर आएगा? तो फाइनली हमको नजर आएगा कि ये एक सर्कुलर लूप बन गया है। देखो ध्यान से, ठीक है।
और सर्कुलर लूप बनने के बाद भी ये सारे के सारे जो डीएफ हैं वो बाहर की तरफ लग रहे होंगे। देखो, तो ये बताओ कि क्या इस लूप के अंदर कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगा? वो टेंशन हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस लूप के जो वायर है, इसके वायर में कितना टेंशन आ गया बिकॉज ऑफ दिस? बताओ कैसे निकालेंगे? तो देखो, सर्कुलर लूप में हम लोग टेंशन कैसे निकालते हैं, वही सेम मेथड है। सेम मेथड ये है कि हम लोग इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा हो, सेंटर पे सबटेंड कर रहा हो थीटा। और ध्यान से देखो इसका एलिमेंट कैसा है, तो इसका ये एलिमेंट है डीएल एलिमेंट। और इस डीएल एलिमेंट पे फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो अगर हम इसको एक एलिमेंट फॉर्म में स्टडी करें, देखो तो अब याद होगा ये वाला फिगर कई जगह बार आ चुका है। टी ए किधर लगेगा? टी ए किधर लगेगा? और जो डी एफ है वो बाहर की तरफ है। तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बनती है ना, 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी एफ। और इसको हम लोग लिख देते हैं टी इंटू डी थीटा। डी एफ की वैल्यू आएगी आई बी और एल। एल की जगह आएगा आर डी थीटा। तो तुम देखो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इस लूप के अंदर जो टेंशन डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी आई बी और आर। आर इसका रेडियस हो जाएगा। बताइए पहले। टेंशन इन सर्कुलर लूप केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है? Yes, sir. ठीक। इसके बाद हमें एक पॉइंट डिफाइन करना है कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैं कहूँगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मैं दोनों फिर से एक बार बता देता हूँ साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना, अप्लाई करना, सब कुछ सिमिलर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है सभी को, जिसको हमने पी से डिनोट किया था? तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने इसको बोला था, एक तरफ माइनस क्यू और एक तरफ प्लस क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2l। बोलो, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2l। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या लिखते हैं हम लोग? तो इसका डाइपोल मोमेंट लिखते थे q इंटू 2l। और इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है कहाँ से कहाँ? फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक। ठीक उसी तरह से अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कॉइल है, लूप है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो डाइपोल मोमेंट है उसका डेफिनेशन है करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। और इस म्यू का जो डायरेक्शन है, इस म्यू का डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। बोलिए। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में मैंने दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी बताई है फिलहाल, कि किस तरह से दोनों सिमिलर है। बताओ पहले। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमने इस डाइपोल मूवमेंट को, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है? और को मिलता है।
अगर हम इसको, जैसे ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताओ। अगर हमने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके ऊपर क्या 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 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं इसके बारे में, क्योंकि फिर वो सारे के सारे यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम वैसे के वैसे लगेंगे। एनर्जी और टॉर्क। यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी इसका लिखा था, एनर्जी डिफाइन किया था माइनस ऑफ पी पी, कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स कितना था, तो नेट फोर्स तो 0 था। 0। टॉर्क की वैल्यू क्या लिखी थी, टॉर्क की वैल्यू लिखी थी पी, पी साइन थीटा। ई साइन थीटा, तो ये वाला याद रखो, पी क्रॉस ई वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, टॉर्क लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिफाइन होती है। तो अगर हमें उस डाइपोल को घुमाने की जरूरत पड़ती है, रोटेट करते हैं अगर हम लोग, तो उसमें वर्क डन निकालना होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकालते हैं, क्यों भाई, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल जो होता है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, याद है। तो यही सेम बात मैं बोलूंगा कि अगर मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से ये डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। डाइपोल क्या, ये हो गया एक तरह से करंट कैरिंग लूप, एंड करंट कैरिंग लूप इज सिमिलर टू अ डाइपोल। तो इसका जो म्यू वेक्टर होता है, ये रहता है म्यू वेक्टर। तो म्यू वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसके ऊपर कौन कौन सी बातें बोलेंगे, तो एग्जैक्टली सेम बोलेंगे, मैं कहूँगा क्या क्या बातें बोलेंगे। एक तो ये कि इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है, फोर्स इसके ऊपर 0 होगा, ठीक है। अच्छा, फोर्स 0 होगा, ये बात हमने ऊपर भी बात प्रूफ कर दी ना। तुम देखो ध्यान से, इस पूरे के ऊपर फोर्स 0 है। जब इसने ये वाला शेप ले लिया ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, बिकॉज नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना। सारे डीएफ अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो नेट एफ जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। टॉर्क के बारे में क्या कहेंगे, तो टॉर्क को हम लोग लिखेंगे म्यू क्रॉस बी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ म्यू डॉट बी, वैसे ही चलेंगे सारे फॉर्मूले। और ये वाला पॉइंट भी एग्जैक्टली सेम कॉपी हो जाएगा कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बताइए पहले, ये बात क्लियर है क्या? ध्यान रहेगी। अच्छा, इसमें बता सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? लूप का स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा, लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब थीटा 0 हो। जब थीटा 0 होगा, करेक्ट। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? 90 डिग्री हो। जब थीटा 90 डिग्री हो। 90 डिग्री में तो रेफरेंस होता है, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल होगा, याद यस करो सर। सही से। हम्म यस। 180 डिग्री होगा ना तब अनस्टेबल जाएगा। तो आज हम लोगों ने दो चीजें देखी हैं अभी तक फिलहाल। एक तो हो गया लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें कौन कौन से फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। देखते हैं अभी कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हम्म यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। हम्म ठीक है, देखो तो डीबीपी से ही देखते हैं क्वेश्चंस।
देखो इसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन 91, बताइए। इसके पहले जो बातें हुई हैं उसमें कहीं थ्योरी में कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो ये क्वेश्चन ट्राई करो सीधे। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि स्क्वायर लूप है साइड 2a एंड कैरिंग करंट आई, इट इज केप्ट इन एक्स जेड प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, a long wire carrying the same current I is placed parallel to z axis and passing through the point, अच्छा, passing through the point 0, b, 0। अच्छा, तो इसमें जरा बना के दिखाते हैं क्या क्या कह रहा है। तो सपोज ये हम लोग एक्सिस ले लेते हैं पहले तो, इस तरह से। वो वायर कौन से प्लेन में है, पैरेलल टू जेड एक्सिस है ना। तो एक काम करते हैं, इधर एक्स ले लेते हैं, इधर वाई ले लेते हैं, और इधर जेड ले लेते हैं। ठीक है ना, एक ही बात है। तो स्क्वायर लूप कहाँ रखा हुआ है, पहले वायर बना लेते हैं। वायर पास हो रहा है 0, b, 0 से। देखो ये वायर है, ठीक है, एंड दिस वायर इज कैरिंग करंट आई इन दिस डायरेक्शन, और ये वाला पॉइंट उसका दिया है 0, b, 0। और लूप कहाँ रखा हुआ है, क्यों भाई, लूप रखा हुआ है एक्स जेड प्लेन में। तो एक्स जेड प्लेन में लूप कैसे रखा होगा, हम्म, इस तरह से लूप है, क्यों भाई, बताओ। और इस, सेंटर ओरिजिन पे। अच्छा सेंटर ओरिजिन पे है, तो उसको ओरिजिन कर देते हैं, ठीक बात है। हम्म, और इस लूप में भी करंट है, देखो ध्यान से, और इस लूप का साइड दिया हुआ है 2a। ठीक है, अब जरा ये बताओ, इस वायर की वजह से, ध्यान से जरा देखना 3D में, इस वायर की वजह से ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बताएगा कोई। इस वायर की वजह से ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वायर को तुम होल्ड करते हो राइट हैंड थंब रूल की तरह, और फिंगर्स को ओरिजिन से पास करो, तो ओरिजिन पे फिंगर्स कौन सा डायरेक्शन दिखा रही हैं, जे पॉजिटिव कैप। हाँ, जे कैप की आई कैप, यस सर आई पॉजिटिव एक्स। आई कैप है ना। और ये बताओ कि ये जो लूप है, इस लूप का म्यू वेक्टर किधर होगा, क्यों भाई, जे कैप। इस लूप का म्यू वेक्टर जे कैप में है, दिख रहा है सबको। तो ये बताओ म्यू और बी के बीच में कितना एंगल है, 90 90 डिग्री। डिग्री। तो क्या इनके बीच में टॉर्क निकाला जा सकता है, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी। तो टॉर्क की वैल्यू म्यू इंटू बी इंटू साइन 90 हो जाएगी। कर लिया था सबने क्या, या जो नहीं कर पाए क्लियर है अभी, बोलिए। तो भाई बताइए, कोई डाउट है तो। सर आंसर तो फिर डी आना चाहिए। अब यार मुझे तो नहीं पता, तुम आंसर निकालो क्या आ रहा है। डी क्यों आएगा, ऊपर ये 2a स्क्वायर है ना, तो 4 बन जाएगा ना ये, पाई ए स्क्वायर नहीं, अच्छा 2 हो जाएगा, तो पाई, देखो आंसर गलत हो सकता है, क्या आ रहा है आंसर, ए कैसे निकाला था भाई, सर डी आ रहा है। आयुष। एफ क्रॉस आर यूज कर लिया था और कुछ। हाँ एक्चुअली बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो बट ये आंसर आएगा कैसे, ये थोड़े ना आएगा, ये तो डायरेक्ट ही हो जा रहा है सीधे सीधे।
ठीक है ना, कितना आ रहा है 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई इंटू बी, ये आ रहा है ना। यस सर। तो डी बन रहा है, ए तो नहीं बन रहा है, गलत दिया होगा फिर, तो सही कर लो। डी तो सॉरी 90 का 91 का डी होगा। ठीक है, और देखो एक, ये देखो 86, क्लियर है क्वेश्चन, बताइए कोई डाउट है तो। एट्टी सिक्स बताइए। एट्टी सिक्स देखो, एट्टी सिक्स में a circular coil has a moment of inertia around any diameter and it is carrying a current such that magnetic moment दिया हुआ है, यानी म्यू वेक्टर दिया हुआ है और इसका I दिया हुआ है, moment of inertia. The coil is kept initially in a vertical position and it can rotate freely around a horizontal diameter. ठीक है, when a uniform magnetic field is applied along vertical, it starts rotating around its horizontal diameter. The angular speed the coil acquires after rotating 60 degree. ठीक है, जरा देखना ध्यान से। तो कॉइल रखी हुई है पहले वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है, समझना जरा ध्यान से। और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर जिसके अबाउट ये कॉइल रोटेट हो सकती है। ठीक है, तो कॉइल का जो म्यू वेक्टर है, कॉइल का म्यू वेक्टर ये रहा सपोज, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला अपवर्ड है। और यहाँ से ये घूमना शुरू हुई, यानी इनिशियली इसका ओमेगा 0 है, तो ये कैसे घूमेगी, तो ये इस तरह से घूमेगी कि म्यू जो है वो बी के डायरेक्शन में जाना चाहेगा हमेशा, क्योंकि म्यू जब बी के पैरेलल होता है तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो कह रहा है कि 60 डिग्री रोटेट होने के बाद क्या होगा, तो देखो हम लोग इसमें सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यू इनिशियल प्लस के ई इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के ई फाइनल। अब जरा देखना यू इनिशियल क्या लिखेंगे, तो यू इनिशियल हो जाएगा 0 क्योंकि एंगल 0 है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगी। अब ये बताओ कि जब ये 60 डिग्री घूम जाएगी तो यू कितना बनेगा, तो यू बनेगा माइनस ऑफ म्यू डॉट बी, या इसको ऐसे लिखना चाहिए माइनस म्यू बी कॉस 30। क्यों भाई, क्योंकि 60 डिग्री घूम जाएगा तो म्यू और बी के बीच में जो एंगल बचेगा वो 30 डिग्री बचेगा, करेक्ट है, बताओ। और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बी √3/2। तो यहाँ से आपको ओमेगा का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट ऑफ, क्या मिलेगा, म्यू बी √3/i और इसका अंडर रूट। तो जरा निकालो, कुछ आता है या नहीं आता है। म्यू का मतलब 20, बी का मतलब 4 √3 और आई का मतलब 0.8। तो ये इसमें से आंसर मैच नहीं हुआ शायद। देखो निकाल के, होता है क्या। बताइए 86। सर वो एंगल फिर से बता दीजिए, 30 डिग्री को है। 30 डिग्री इसलिए आया क्योंकि ये सिचुएशन जो मैंने बनाई है, ये सिचुएशन है
इनिशियल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की ही तरफ है, और उसने ये कहा है कि ये जो कॉइल है ये 60 डिग्री घूम जाए। तो ये बताओ, जब ये 60 डिग्री घूम जाएगी तो ये जो म्यू है 60 डिग्री घूम जाएगा, तो बचेगा कितना एंगल इसका, ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री घूम गया है, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री घूम गया है, तो ये वाला एंगल कितना बचा है, 30 तो बचा। और यहाँ तक आते आते इसके पास एक ओमेगा आ चुका होगा, वही ओमेगा निकालना है हमको, बताइए। सर 10 into 3 की पावर 1/4 आ रहा है, तो सर ए ऑप्शन नहीं कर सकते क्लोजेस्ट वाला? तो पता नहीं, शायद मैंने जो इसमें जो आंसर दिए हैं डीपीपी में, देख लेना क्या दिया था उन्होंने आंसर, एनटीए ने, मुझे लगता है बोनस कर दिया होगा शायद, यही है, कर सकते थे, नहीं किया भाई, क्या मालूम। और सर, हाँ, और सर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपने सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाल दिया, उसमें अबाउट जेड एक्सिस पूछा था, ये ऑप्शन है सर। नहीं तो टॉर्क तो जेड एक्सिस के अबाउट ही निकलेगा, उसको देखते हैं जरा लास्ट वाले क्वेश्चन को भी फिर से, उसमें कुछ और ट्विस्ट भी है। ये बताओ, क्लियर है ये वाला, बोलिए, ये तो क्लियर है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में ना अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो हमारा आंसर थोड़ा वेरी करेगा, तो मैंने सोचा वही निकाल लेते हैं फिर से, तो ये डायग्राम फिर से बना लेते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने से मेरा मतलब ये है कि अगर हम वो अप्रॉक्सीमेशन नहीं लें, क्योंकि वो जो आंसर दिख रहा है ना वो यही सोच के दिख रहा है। अब तो अगर हम वाला अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि इस वायर की वजह से ये जो लूप के चारों पॉइंट्स अलग अलग हैं, ए बी सी डी, इन चारों के ऊपर अलग अलग फोर्स निकालते हैं, किस पे फोर्स किधर लगेगा, सिंपल सी बात ये है। तो अब ये जो बी वायर हम लोगों ने सेंटर पे लिखा है ओरिजिन पे, इसका कोई काम नहीं है, सेंटर पे जो लिखा है इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब हमें लिखना होगा इसके हर एक पॉइंट पे अलग अलग। तो ये बताओ फोर्स कैसे निकालेंगे, ए बी के ऊपर, बी सी के ऊपर, सी डी के ऊपर और डी ए के ऊपर, बोलो। देखो, ए बी और सी डी के ऊपर फोर्सेस हो जाएंगे कैंसल, यस सर। ठीक है ना, बचेंगे बी सी और सी डी, डी ए, यही उसको मिलके एक तरह से बोल सकते हैं कि नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ऐसे समझना, ये दोनों पॉइंट हो गए ए डी और ये दोनों पॉइंट हो गए बी सी, ठीक है। और यहाँ से ये वायर हो गया, एंड लेट अस सपोज कि इस वायर में हम लोग ऊपर से देख रहे हैं सपोज, तो इस वायर में जो करंट है आई वो ऊपर की तरफ आ रही है। अब जरा ध्यान देखना, अगर करंट ऊपर आ रही है और एडी में करंट कैसे जा रही है, तो एडी में करंट अंदर की तरफ जा रही है और बीसी में करंट ऊपर की तरफ आ रही है, और वही करंट आई है। तो देखो, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे समझो कि बीसी पे इसकी वजह से अट्रैक्शन लगेगा और एडी पे इसकी वजह से रिपल्शन लगेगा। तो बीसी पे अगर अट्रैक्शन लग रहा है तो ये फोर्स हो गया बीसी के ऊपर एफ बी सी, और एडी के ऊपर रिपल्शन लगेगा तो एडी का फोर्स हो गया ये वाला एफ ए डी। अब ये बताओ कि अबाउट जेड एक्सिस अगर हम टॉर्क निकालें तो बीसी और एडी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ये वाला एंगल थीटा थीटा ले लें, कॉस वाले कंपोनेंट्स। कॉस वाले कंपोनेंट्स होंगे। ये समझ एडवांस का क्वेश्चन बन गया, मेन का तो रहा ही नहीं। तो अब देखो, चलो अबाउट जेड एक्सिस अगर हम टॉर्क निकालते हैं, इसी से आंसर भी आ रहा है मतलब। पता नहीं कैसे आंसर दिया उन्होंने, जो अब है क्या ना, वो जो आंसर भी जो दिया है ना, इस आंसर में अगर हम ये वाली कंडीशन लगा दें तो यही आंसर तो बन जाएगा भाई।
यस ये सर। तो है भाई, बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो नीचे से अगर हम ए स्क्वायर हटा दें तो ये आंसर तो बन जाएगा। तो उनको डी भी सही करना चाहिए, मतलब डी नहीं सही है तो बोल ही नहीं सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन ना देते तो फिर लोग ए के बारे में सोचते फिर। यही सब तो छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में परेशान करती हैं। तो क्या लिखें, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एफ बी सी कॉस थीटा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए, और इनटू ए। एफ बी सी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो एफ बी सी लिखने के लिए बी सी से डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस बी है, तो ये वाला डिस्टेंस जो आर है ये है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रखो वैल्यू, क्या आएगा, तो ये आएगा 2a, एफ बी सी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी होता है, तो डी की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर इस ट्राइंगल से लिखें तो ये हो जाएगी बी अपॉन अगेन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो क्या आंसर बन रहा है, 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए बी अपॉन 2 पाई। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो ये पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, कहीं 2 छूट गया है क्या कोई। बोलिए। और इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर भी तो करना होगा, इनटू 2a और करेंगे, ठीक बात है। तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर, ठीक है ना। यस सर। क्लियर है। बट ये ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है मतलब ये कि अब हम लोगों ने ए और बी के बीच में वो रिलेशन नहीं लिया है, ए इज कंपेरेबल टू बी, तो ये उस सिचुएशन में आंसर होना चाहिए। सर तो म्यू क्रॉस बी से एग्जैक्ट नहीं आता है क्या? नहीं, एक्चुअली है क्या ना, म्यू क्रॉस बी वैलिड तब है जब उस लूप के हर पॉइंट पे बी सेम हो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगता है वो फॉर्मूला म्यू क्रॉस बी, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं लगता है। अब इस केस में क्या हुआ ना कि वायर का जो फील्ड है वो तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगर हम उस लूप को बहुत छोटा ले लें तब तो हम उसको यूनिफॉर्म फील्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट अगर लूप बड़ा है तो फिर ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं हुआ, तो फिर इसमें म्यू क्रॉस बी नहीं लगेगा। आई बात समझ में। तो इनको आंसर फिर ए एंड बी दोनों ही करने चाहिए, मतलब ए भी सही है और वो भी सही है। सर जब पूरे लूप की सेपरेशन वायर से सेम है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गई? इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हो गई क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। यूनिफॉर्म तब वर्ड यूज करते हैं जब डायरेक्शन भी सेम हो, तो क्या डायरेक्शन सेम है क्या, ये बताइए। हम्म यस सर। भाई वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के फॉर्म में है, तो वो जो सर्कल बन रहा है क्या वो सर्कल ए डी सी डी बी सी सबसे क्या सेम एंगल बना रहा है क्या, एल और बी के बीच में डायरेक्शन अलग आएगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ है कि बिल्कुल ऐसा फील्ड होना चाहिए, ये जो बना हुआ है लाइंस, यूनिफॉर्म ये है। बताइए क्लियर है। तुम खैर अब समझने के लिए तो सब समझ लो, और क्या बाकी। ठीक है, देखो इसमें और एक क्वेश्चन, ये देखो 78।
78 देखिए, इसमें ऑप्शंस भी होंगे क्वेश्चन में, ये रहे। अब देखो ऐसे केस में जहाँ पे लूप जो है वो प्लेनर लूप नहीं है, ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही है कि वो जो लूप है वो एक प्लेन में नहीं है। तो क्या करो, एक काम करो, जो भी नॉन प्लेनर लूप है उसको तुम प्लेनर लूप्स में कन्वर्ट कर लो। प्लेनर लूप्स में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ बीच में 2 सेगमेंट है ऐसे, देखो, तो एक सेगमेंट में करंट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक सेगमेंट में करंट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वही करंट एक बार हमने इधर भेज दिया, वही करंट इधर भेज दिया। तो इससे क्या हुआ कि तुम ध्यान से देखो, क्या ये 2 अलग अलग लूप बन गए। अब इसमें से एक इधर वाला जो लूप है उसका म्यू वेक्टर इधर की तरफ आ रहा है, और जो इधर वाला लूप है उसका म्यू वेक्टर इधर की तरफ आ रहा है, मतलब μ2 इधर हो गया, μ1 इधर हो गया। अब μ1 कितना लिखेंगे, तो μ1 को लिखेंगे हम लोग I इंटू एरिया, एरिया कितना होगा A इंटू बी, और μ1 का डायरेक्शन बनेगा j कैप, और μ2 क्या होगा, μ2 भी होगा I इंटू एरिया, और μ2 का डायरेक्शन आप देखिए क्या बनेगा k कैप। तो म्यू नेट कितना हो जाएगा, तो म्यू डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई ए बी जे कैप प्लस के कैप। तो अब चाहो तो इसको √2 आई ए बी अलग कर लो, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए केवल यूनिट वेक्टर छोड़ दो, तो जे कैप अपॉन √2 प्लस के कैप अपॉन √2। बोलिए, बोलिए, क्लियर है? ठीक है, तो अब तुम इसमें एक काम करना, अब इस चैप्टर में बचा क्या क्या है वो देखते हैं। एक तो थोड़े बहुत बार मैग्नेट के थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, बार मैग्नेट के ऊपर जो आए हुए हैं, प्लस थोड़े से मटेरियल्स के ऊपर, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। बट इस बार क्या किया है ना, इस बार मुझे लगता है कि बोर्ड में वो हटा दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मतलब 12th के बोर्ड्स में वो चीज़ नहीं है, तो होपफुली इसमें भी नहीं पूछी जाएगी, बट थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि भरोसा तो है नहीं कुछ। तो केवल वो पार्ट बचा हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बार मैग्नेट सिर्फ बचा हुआ है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इसके अलावा आप सारे क्वेश्चन कर लेना, मतलब टॉर्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, या इसके पहले जो भी पढ़ा हुआ है। ठीक है।